Hi learners, welcome to my channel. Today we are going to study uniform circular motion. तो आज मैं आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जिनको इस तरीके के टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है? यूनिफॉर्म मीन्स कंसिस्टेंट, कोई चीज अनचेंजिंग है, यानी कंसिस्टेंट सर्कुलर मोशन, यानी कोई चीज इसमें कंसिस्टेंट है इस मोशन में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। मान लीजिए कि एक स्टोन है ये, इसका मास m है। इसको हमने किसी धागे या थ्रेड से सस्पेंड कर दिया जिसकी लेंथ r है, और यहाँ पे आपका हाथ है जिसको हमने o मान लिया, और इस हाथ ने इस m मास के स्टोन को सर्कुलर मोशन दिया, सर्कुलर पाथ दिया, इसको सर्कुलर घुमाया अबाउट o, जो इसका हाथ है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से सर्कुलर नहीं मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, तो ये ऐसे सर्कुलर होगा मोशन। ठीक है, ऐसे आप मान लीजिए सर्कुलर मोशन हो रहा है। ये तो अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये स्टोन को मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया अबाउट ओ। ठीक है, जो कि ये है। अब जब ये रोटेट हुआ, तो इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी? मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट की इसकी डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा टेंजेंट। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ स्टोन पता करना है किसी पॉइंट पे, तो हमेशा वो टेंजेंट रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये, अगर आप यहाँ पे पूछते हैं तो यहाँ पे आप एक टेंजेंट खींच दीजिए। अगर इस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है तो टेंजेंट ऐसे होगी आपकी, यानी ये डायरेक्शन है स्टोन का। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे ये डायरेक्शन हो गई। अब इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं, जो कि बी पॉइंट हम इसको मानते हैं, इसका टेंजेंट खींचते हैं, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी इस साइड, जो कि बी पॉइंट पे है। ये बी पॉइंट है, इस पे डायरेक्शन ऑफ स्टोन ये होगी। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन देखिए, यहाँ पे नॉर्थ में है और यहाँ पे ईस्ट में है। तो आप देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यहाँ पे नॉर्थ हुआ तो यहाँ पे ईस्ट हो गया। अब यहाँ पे आप लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे यहाँ पे आपका होगा साउथ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हर पॉइंट पे टाइम के हिसाब से डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है। अगर हम ये स्टोन को, जो कि मास का है और आर लेंथ के थ्रेड से अटैच करके ओ पॉइंट के एक्सिस पे रोटेट करते हैं एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो स्पीड तो इसकी सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब बहुत से लोग को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, इसको सेम ही मानते हैं। तो इस स्पीड में मैंने आपको बताया था कि स्पीड होता है एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसमें से वैल्यू हो। ठीक है, वैल्यू मतलब कितना? 4 मीटर पर सेकंड से वैल्यू है। और और वेलोसिटी वो हो गई जो वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी इसलिए कहते हैं, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। लेकिन डायरेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ डायरेक्शन नॉर्थ हो गया, यहाँ ईस्ट हो गया, यहाँ साउथ हो गया, यहाँ वेस्ट हो गया। तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज कर रही है। वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी हमारी बदल रही है लेकिन स्पीड सेम इसलिए है क्योंकि मैग्नीट्यूड यहाँ भी 4 मीटर पर सेकंड आएगा, यहाँ भी 4 मीटर, यहाँ भी 4 मीटर, यहाँ भी 4 मीटर, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है इसलिए वेलोसिटी हमारी चेंज करती है। तो यहाँ पे जब वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी ये है और ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी, अगर हम इसका डिफरेंस लें और जो फाइनल वेलोसिटी का टाइम ये था और इनिशियल वेलोसिटी का टाइम ये, इसका डिफरेंस लें, तो ये जो आएगा उसको डिवाइड अगर हम कर देते हैं
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये एक्सेलरेशन आ जाता है। तो क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर रही है, इस पॉइंट पे कुछ और थी, इस पॉइंट पे कुछ और थी, तो जाहिर सी बात है कुछ यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा, यहाँ पे भी कुछ रिजल्टेंट आएगा। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी हमको दे देगी एक एक्सेलरेटेड मोशन भी इसके साथ साथ। तो अब इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है कि जब कोई जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल है, तो ऐसी बॉडी एक एक्सेलरेटेड मोशन दे देती है, जिसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, मैंने आपको बता दिया कांस्टेंट स्पीड होती है, एंड वेरिएबल वेलोसिटी, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो सच दैट इट इज एक्टेड बाय एन एक्सेलरेटेड मोशन, इस तरीका से कि वहां पे एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा, तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है? आपने देखा होगा कि अर्थ अर्थ के जो ये अर्थ है, इसके अराउंड जो सैटेलाइट मूव करती है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, यानी वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ तो घूमेगी, लेकिन वेलोसिटी उसकी चेंज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और यही एक एक्सेलरेटेड मोशन दे देता है। तो ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन है। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या होता है? लीनियर यानी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। जब एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, ये बॉडी जब एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो स्पीड तो कांस्टेंट है। क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है? नहीं, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, चलती चली जा रही है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड तो सेम ही है। तो वेलोसिटी, आप जानते हैं वेलोसिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड यानी स्पीड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो स्पीड चेंज नहीं हो रही है, और साथ ही या एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, और साथ ही डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये एक लीनियर मोशन है। जैसे कि कोई कार चलती चली जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो वो एक यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो गया। आपको एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड के साथ चलती जा रही है, जिसमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और ऊपर आपको मैंने बता दिया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दो एग्जांपल्स हैं, या तो आप पत्थर ले लीजिए, उसको आप घुमाइए, तो सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने लगेगा, या फिर कोई एक कार एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड के साथ विदाउट डायरेक्शन चेंज चली जा रही है, तो वो भी एक यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक्सेलरेशन भी आपको समझ में आ गया है कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम का अगर हम डिवीजन ले लें, तो ये एक्सेलरेशन हो जाता है। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुई, तो एक्सेलरेशन वहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब सर्किल को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, बहुत एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए ये एक स्टोन है। अब स्टोन अगर इस पॉइंट पे, तो यहाँ ऐसे आ जाता है, इस पॉइंट पे है तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाता है। मैंने बताया है डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा सर्कुलर पाथ में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट होगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं यहाँ मूव कर रहा है, तो उसका टेंजेंट खींच दीजिए उस डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्शन चेंज कैसे हो रहा है सर्कुलर पाथ में? तो ये इसलिए चेंज होता है कि उसके इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, टुवर्ड्स सेंटर की तरफ। ठीक है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर की तरफ, जिसकी वजह से ये इसको इस साइड ढकेलता है। इस पॉइंट पे आएगा तो इस साइड ढकेलेगा, इस पॉइंट पे आएगा तो इस साइड ढकेलेगा, तो जिसकी वजह से इसके डायरेक्शन चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो इसकी डेफिनेशन यही हुई कि इट इज अ फोर्स ऑन अ बॉडी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, इसका क्या डेफिनेशन हुई? force acting towards the center of a circular path and acts at right angle to the direction of motion। यानी मान लीजिए कि मान लीजिए कि ये एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर नॉर्थ की तरफ है, तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, तो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगी और इसके राइट एंगल रहेगी। ऐसे ही अगर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो इसकी सेंट्रल ऑफ फोर्स कहाँ लगेगी? इस तरफ, और इसके राइट एंगल। अब देखिए ये इसको
इस तरफ अगर झुकाएगी तो इसका डायरेक्शन जाहिर सी बात है हर पॉइंट पे चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, जिसके वजह से ये सर्कुलर मोशन कर देगी। अब एक क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा कि आपके दिमाग में कि अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ये स्टोन, और इस पे एक फोर्स इसके तरफ लग रही है, तो ये अंदर क्यों नहीं चला जाता? मान लीजिए ये अर्थ है और इसके अराउंड एक सैटेलाइट ऐसे मूव कर रही है, तो इस पे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा तो ये इस साइड अंदर सेंटर की तरफ क्यों नहीं घुस जाता? क्यों बैलेंस रहता है ये चीज? तो ये चीज भी मैंने आपको पहले बताई थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम की एक फोर्स होती है जो कि अपैरेंट फोर्स होती है, रियल फोर्स नहीं होती, इनर्शिया की वजह से होती है। तो उसका काम क्या है कि जैसे ही यहाँ पे जो स्टोन सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर करती है, तो न्यूटन्स लॉ आप जानते ही हैं, न्यूटन्स लॉ में जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है तो सेंट्रीफ्यूगल क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होती है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, वैल्यू सेम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। यानी 2 न्यूटन का अगर लग रहा है मान लीजिए कोई फोर्स, तो 2 न्यूटन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, 2 न्यूटन का सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। तो जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लगता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे लगेगा, यानी दो अलग बॉडीज पे ये अलग अलग फोर्स लगते हैं। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स अगर इस पे लगेगा इसके तरफ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे लगेगा इसके अभी। अब ये एक दूसरे को जब बैलेंस कर लेंगी ऐसे और ऐसे, तो जाहिर सी बात है ये एक सर्कुलर पाथ लेता चला जाएगा। बस यही होता है, इसके वजह से सर्कुलर मोशन होता है, तो ये दोनों को बैलेंस करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की आपको डेफिनेशन चाहिए? इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब एक जरूरी चीज कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स एफ, और एम जो कि मास हो गया, मास ऑफ द बॉडी, इनटू स्पीड का स्क्वायर अपॉन आर, यानी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। और v क्या हो गया? स्पीड ऑफ अ बॉडी जो भी हो, चाहे स्टोन हो चाहे वो, और m मास ऑफ द बॉडी। यहाँ पे आ जाएगा आपका फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसी के बराबर होता है, तो जितना सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, लेकिन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर कभी कोई न्यूमेरिकल आया सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये फॉर्मूला लगा के आप डायरेक्शन सेंट्रीपिटल का अपोजिट हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल, और सेंट्रीपिटल अगर निकालेंगे तो ये इसी फॉर्मूले से आएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप पता कर लेंगे। डायरेक्शन क्या होगी? जिस डायरेक्शन में स्टोन मूव कर रहा है उसके 90 या डायरेक्शन में आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन पूछे तो कह दीजिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट। बस ऐसे आपको निकालना है। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स जैसे कि सर्कुलर मोशन कैसे होता है, यानी एक स्टोन है उसको हमने एक आर लेंथ के थ्रेड से सस्पेंड करके उसको कांस्टेंट स्पीड से घुमा दिया तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। उसी तरीका से मान लीजिए ये सन है, सन के अराउंड हमारा अर्थ प्लेनेट रोटेट करता है, तो उस पे कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इसको इधर घसीटती है, और फिर ये सन इस साइड लगा देता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस हिसाब से ये एक सर्कुलर मोशन करने लगता है हमारा अर्थ। इसी तरीके से मून अर्थ का करता है, ये मून हो गया, ये अर्थ हो गई, और इस तरीके से वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। अब सवाल ये आता है कि अगर हमने स्टोन को नचाया और उसके बाद हमने छोड़ दिया है, ये थ्रेड को हमने छोड़ दिया हाथ से, तो हमारा स्टोन किस डायरेक्शन में जाएगा? भाई उसी डायरेक्शन में जाएगा जो डायरेक्शन हर पॉइंट पे दिखाया। मान लीजिए आपका स्टोन इस पॉइंट पे आया और इस पॉइंट पे आपने ये धागे को छोड़ दिया, तो टेंजेंट ले लीजिए। अगर ये क्लॉकवाइज कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? टेंजेंट इसका खींच दीजिए, यानी जैसा ही आपने छोड़ा तो स्टोन उड़ के इस साइड जाएगा। अगर इस पॉइंट पे आपने छोड़ा, टेंजेंट खींच लीजिए। अगर क्लॉकवाइज में कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में कर रहा है, तो यहाँ से आप खींच देंगे। कहने का मतलब हमेशा टेंजेंटली आपका
ऑब्जेक्ट उड़ के जाएगा, ठीक है। कहीं पे भी आप ले लीजिए, यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे आपने ये स्टोन, ये थ्रेड को अगर आपने छोड़ दिया हाथ से, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे जाएगा अगर ये क्लॉकवाइज कर रहा है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो इस डायरेक्शन में टेंजेंटली खींच दीजिएगा तो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन में जाएगा। कोई भी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो सर्कुलर मोशन आपने फ्री कर दिया, वो सर्कुलर मोशन आपने सर्कुलर मोशन किसी तरीके से अफेक्ट कर दिया, तोड़ दिया, मान लीजिए सर्कुलर मोशन छूटा, तो वो हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन में जाएगा उस पॉइंट के। अब यहाँ पे डिफरेंस हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का। अब हमने इतनी चीज पढ़ ली तो हमको समझ में आ गया कि डिफरेंस क्या है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड से मोशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी कांस्टेंट ही स्पीड होती है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसी वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाता है। यूनिफॉर्म लीनियर में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि एक डायरेक्शन में ही मूव करती रहती है बॉडी, एक कार ऐसे चलती चली आ रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी नहीं चेंज होती, नॉट चेंज, या फिर नो चेंज लिख लीजिए, नो चेंज इन वेलोसिटी। और इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, चेंज होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे आप देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ नॉर्थ हो गया, यहाँ पे ईस्ट हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, यहाँ पे वेस्ट हो गया, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी मतलब स्पीड प्लस उसका डायरेक्शन। स्पीड तो सेम रहती है, डायरेक्शन चेंज होता है, इस वजह से वेलोसिटी चेंज होती है। कोई भी एक चीज चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जाहिर सी बात है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स। और यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ एक्ट करती है डायरेक्शन को चेंज करने में। तो ये इनका डिफरेंस है। सो लर्नर्स, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, अगर कोई दिक्कत हो रही है, यू कैन लीव अ कमेंट, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। इफ यू नीड एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन, आई विल अपलोड एडिशनल वीडियोस फॉर दैट। लेकिन प्लीज, अगर आपको ये समझ में आया, अच्छे से समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं और भी जितने भी टॉपिक्स की वीडियो अच्छे से बना सकूँ। आप जानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाना इतना आसान नहीं होता, बहुत सी चीज़ें ड्रॉ नहीं होती, बहुत सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है वीडियो अपलोड करने में, या वॉइस प्रॉब्लम होती है। अगर यही चीज़ मैं आपको और पर्सनली या फिर ऑफलाइन पढ़ाऊँ, तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इसको समझा सकता हूँ। लेकिन जितना मुझसे हो सकता है मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर कोई भी एरर या कोई भी मिस्टेक हो गई, तो आप उसको इग्नोर करिएगा, आप उसको बता सकते हैं, मैं और उसको अगली वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं, न्यूमेरिकल्स लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए,